Good morning, students. Today we will discuss numericals on conservation of energy, work energy theorem and elastic potential energy. So now in my previous video we have covered 2-3 basic numericals, that is giving all this concept. So now here let me start one numerical. A particle of mass 0.5 kilogram travel in a straight line with a velocity v equal to a x raised to the power 3/2. Here variable velocity is given जो कि position के साथ vary हो रही है, where a is given to be 5 m raised to the power -1/2 s raised to the power -1 meter and second units have been given. What is the work done by net force during its displacement from x equal to 0 to 2 meter? See, this numerical can be solved by 2 different ways. अब it depend upon you कि आप कौन सा मेथड यूज करते हैं. मैं आपको बिल्कुल सिंपल मेथड बताऊंगी. सबसे पहले हमें क्या देखना है, एक पार्टिकल का मास है और उसकी वेलोसिटी कितनी है वो गिवन है. आपको बताना है कि अगर वो पार्टिकल x 0 से 2 मीटर तक डिस्प्लेस होता है वर्क के नेटवर्क फोर्स के अंडर, तो कितना वर्क डन होता है उसके डिस्प्लेसमेंट में. तो देखिए कैसे करें. सी, as per the statement, a particle of mass is given to be 0.5 kilogram, travel in a straight line with a velocity a x raised to the power 3/2. सी, सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है मैं उनको नोट डाउन कर रही हूँ. ऐसे ही आपको प्रोसीड करना चाहिए. एंड a is given to be m raised to the power -1/2 s raised to the power -1. अब what is the work done by net force during its displacement from x equal to 0 to 2 meter? तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करें तो यहाँ पर कहेंगे नेट वर्क डन बाय अ फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज गिवन बाय चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. E2 हो गई फाइनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, E1 हो गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम v1 स्क्वायर. अब सबसे इंपॉर्टेंट मास गिवन है, v1 देखना है. तो v1 कैसे निकालेंगे, तो v1 की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू गिवन है a x रेज़ टू द पावर 3/2 और डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ है 0 to 2 मीटर. यानी v की वैल्यू जो दी हुई है a x 3/2. तो v1 निकालने के लिए x की हम क्या वैल्यू पुट करेंगे 0. तो 0 पुट करते ही ये टर्म पूरी 0 हो गई क्योंकि x 0 v विल बी 0 v1 0. अब x इक्वल टू ये हो गया हमारा x इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी. अब लेते हैं x इक्वल टू 2 पर वेलोसिटी हम v2 से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये हो जाएगी a की वैल्यू भी गिवन है, साथ साथ मैं यूज कर रही हूँ 5 इंटू. अब x की वैल्यू क्या यूज करेंगे 2 रेज़ टू द पावर 3/2. सो हेयर वेलोसिटी हमारे पास ये आ गया. अब हम इसको सॉल्व नहीं करते हैं, ऐसे ही यूज कर देते हैं क्योंकि यहाँ एक्सप्रेशन में हमें वेलोसिटी का स्क्वायर करना है. तो सबसे पहले फाइनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम v2 स्क्वायर. सो मास है 0.5, वेलोसिटी हो गई 5 इंटू 2 रेज़ टू दी पावर 3/2 का स्क्वायर. देखिए मैंने एज सच फर्स्ट स्टेप यूज किया है. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हाफ इंटू 5/10 इंटू 5 इंटू 5 25 इंटू, अब देखिए 2 रेज़ टू दी पावर 3/2 रेज़ टू दी पावर 2, तो 2 कैंसिल हो गया, 2 रेज़ टू दी पावर 3. अब यहाँ पर जितना सिंप्लीफाई हो सकता है मैंने कर दिया. ये हो गया 1/4 25 और ये हो गया 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8. तो यहाँ आ गया 2. तो कितनी हो गई फाइनल काइनेटिक एनर्जी 50 जूल. तो हमें क्या निकालना है नेट वर्क डन. तो ये मान लो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी. तो यहाँ हम E2 माइनस E1 में E2 पुट किया 50 जूल और E1 तो 0 है. सो नेट वर्क डन बाय द फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इक्वल टू 0 to 2 मीटर कितना आ गया 50 जूल. So this way you have solved it directly. Another method can also be there, although I have written that method in my notes, so you can use either that one or this one. I found this to be quite simple, so that's why I have introduced only, I have told you only this method.
Next numerical. This numerical is of NCERT exercise. A body is moving unidirectionally under the influence of a source of constant power. What you have to do, you have to find its displacement in time. You have to find relationship of displacement with time. यानी displacement time की कौन सी power के proportional है, या displacement और time का क्या relation होगा, इसके basis पर निकालना है. इस टाइप से हमारे पास NCERT एक्सरसाइज में 2 न्यूमेरिकल्स है. एक मैं आज करा रही हूँ, दूसरा आप खुद ट्राई करेंगे. तो क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, देखिए. सी हेयर बॉडी इज moving unidirectionally under the influence of constant power. सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर यानी पावर कांस्टेंट है. और वो कांस्टेंट पावर क्या होती है, बेसिक क्या डेफिनेशन होती है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, जिसको मैं सिम्बॉलिकली W/T लिख सकती हूँ. तो वर्क डन क्या हो गया, पावर इनटू टाइम. अब देखिए वर्क डन को हम सिंप्लीफाइड करें तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. बेसिकली हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन निकालना है. तो हमें क्या करना होगा, हम इन सभी टर्म्स को उस सिंप्लीफाइड फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट और टाइम की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो उसके लिए फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, राइट. अब फर्दर अगर हम मास का तो बेसिक एंटिटी लेके चलते हैं, एक्सीलरेशन को स्प्लिट करें तो क्या देगा, एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम. ठीक है. तो अब इसको अगर मैं कहूँ वेलोसिटी को मैं क्या लिखूंगी, तो यहाँ वेलोसिटी को लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये वाला टाइम में इधर लिख देते हैं. देखो इससे कंफ्यूज नहीं करना, ये टी मैंने इधर लिख दिया है एस के नीचे, और वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं एस अपॉन टी. क्यों, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अब देखिए मास कांस्टेंट होता है, तो अब हम सारी टर्म्स को इसमें, मास को हम इस साइड ले जाएंगे, टाइम को भी इधर ले जाएंगे. तो एस स्क्वायर इक्वल टू पी टी क्यू, टी स्क्वायर इंटू टी डिवाइड बाय एस. पावर कांस्टेंट है, सोर्स ऑफ पावर कांस्टेंट गिवन है, मास कांस्टेंट होता ही है. तो बेसिकली एस स्क्वायर यू कैन से प्रोपोर्शनल टू टी क्यू. नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, तो क्या हो जाएगा, it will be s proportional to t raised to the power 3/2. सो डायरेक्टली यही रिलेशन आपसे पूछा हुआ है. बुक में ये क्वेश्चन MCQ फॉर्म में है, लेकिन सिंपल फॉर्म में भी आ सकता है कि अगर कहीं किसी बॉडी पर सोर्स ऑफ पावर यानी सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर गिवन है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन निकालना है. उसके लिए हमने सिंपली यहाँ पर बेसिक फार्मूलाज यूज करते हुए उस बेसिक फार्मूले को बिल्कुल हम बेसिक टर्म्स, बेसिक क्वांटिटीज में कन्वर्ट कर दिया, फंडामेंटल क्वांटिटीज में ले आए, जिसमें हम इसे मास, डिस्टेंस और टाइम की फॉर्म में ले आए. So here we are getting s proportional to t raised to the power 3/2. This is also NCERT solved numerical. See, in a ballistic demonstration, a police officer fires a bullet of mass 50 gram with a speed of 200 meter per second on soft plywood of thickness 2 centimeter. सी एक पुलिस ऑफिसर की ट्रेनिंग है, जिसमें क्या दिखाया है, पुलिस ऑफिसर फायर्स अ बुलेट ऑफ मास, मास ऑफ बुलेट गिवन है और उस बुलेट की स्पीड गिवन है. किस पर हिट हो रही है, ये एक प्लाई पे, यानी एक तरह से हमें एक प्लाई गिवन है जिसकी थिकनेस भी गिवन है. अब बुलेट क्या होता है, बुलेट एमर्जेस ओनली विथ 10% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी हिट करने के बाद जब बुलेट वापस आती है तो उसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी बचती है, सिर्फ 10%. सो आपको बताना है व्हाट इज द एमर्जेंट स्पीड ऑफ द बुलेट. सो व्हाट हैज बीन गिवन, मास ऑफ बुलेट इज 50 ग्राम एंड इट्स वेलोसिटी इज गिवन टू बी 200 मीटर पर सेकेंड. मास ऑफ बुलेट इज 50 ग्राम, स्पीड इज गिवन टू बी 200 मीटर पर सेकेंड. अब आपको क्या कहा है कि यहाँ से एक बुलेट फायर होती है एक गन से, यहाँ से बुलेट फायर हुआ है, यहाँ पे एक प्लाई है जिस पर गन, इस प्लाई की थिकनेस कितनी गिवन है, ये जो थिकनेस है ये दिखाई है 2 सेंटीमीटर, यानी ये बुलेट इसमें से पास करती है और इस प्लाई की थिकनेस को क्रॉस करके इस साइड निकलती है. जब ये इस साइड निकलती है तो यहाँ मान लो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी E1 थी, और यहाँ इसकी एनर्जी कितनी रह जाती है, 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी.
यही सब कुछ है इस क्वेश्चन में, इसके अलावा कोई एक पार्ट नहीं है। इस डायग्राम में मैंने हर एक पॉइंट बता दिया, मैं रिपीट कर रही हूँ कि बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम दिस गन, जिसका मास और स्पीड गिवन है। कंडीशन क्या गिवन है कि इस प्लाईवुड की थिकनेस है 2 सेंटीमीटर। तो अगर इस थिकनेस को जब क्रॉस कर रही है बुलेट, क्रॉस करने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी बुलेट के अंदर बची वो कितनी है, 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब आपको बताना है कि यहाँ से निकलने के बाद बुलेट की स्पीड कितनी रह जाएगी। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले अब हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mu²। तो मास है 50 ग्राम, तो इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर रहे हैं। स्पीड है 200 स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये हो गया 200 इंटू 200, तो ये 5, ये हो गया 1000 जूल, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई 1000 जूल। सिंपल कैलकुलेशन है हाफ mv² की। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में सेकेंड एनर्जी, फाइनल एनर्जी क्या है, 10% ऑफ इनिशियल एनर्जी, यानी कि 10/100 ऑफ 1000 जूल। तो ये कितनी हो जाएगी, 100 जूल। मतलब क्या हुआ इसका कि अब जो बुलेट ने स्पीड ली, मान लो v स्पीड ली, तो वो टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ये एनर्जी कितनी है, 100 जूल। अब हमें v निकालना है, तो मास तो हमें गिवन है ही, v² क्या होगा, 2 इंटू 100/m। बस, तो मास पुट कीजिए, मास है आपका 50/1000, तो v² हो गया 4000। v कितना होगा, √4,000। I can just split it like this. It can be so it will be 2 into 10 √10 meter per second. If you want, substitute √10 or you can leave the answer as such. सो बेसिक कंडीशन हमें जो ध्यान रखने की थी वो ये वाली। अगर ये कंडीशन आप निकाल लेते हो तो सिंपली हमें यहाँ पर सिर्फ इसका एक्सप्रेशन करना है, हाफ mv², दिस इज 100 जूल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, सी figure shows, this figure has been given, figure shows a frictionless hemispherical bowl. This is hemispherical bowl of radius r. A ball of mass m is pushed down the ball, pushed down this you can say bowl, this should be bowl, from point A पॉइंट से, यहाँ पर यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट से आप यहाँ पर एक बॉल को थ्रो किया गया। इट जस्ट राइजेज अप टू एज ऑफ द बाउल, यानी यहाँ से जाने के बाद ये इस पॉइंट बी तक पहुँचा। देखिए यहाँ एग्जैक्टली ये इस पॉइंट से नहीं स्टार्ट कर रहा है, ये ए पॉइंट यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट द स्पीड विद विच बॉल इज पुश्ड, यानी इस पॉइंट पर इसकी स्पीड कितनी है जब इसको बाउल को इस पेरिफेरी के क्रॉस नीचे थ्रो किया गया है, और इस पॉइंट का डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस रेफरेंस पॉइंट से h गिवन है। सी इन दिस डायग्राम हियर दिस बॉल हैज बीन थ्रोन फ्रॉम पॉइंट ए। अब यहाँ पर से जब जा रही है, इसको स्पीड v दी है, फिर ये पॉइंट यहाँ ग्राउंड लेवल पे आया और फिर इसके अंदर इतनी एनर्जी बचती है जिसकी वजह से वापस ये बी पॉइंट पे राइज करता है, यानी यहाँ इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो अगर हम ये कहें कि टोटल एनर्जी, जितनी यहाँ पर एनर्जी होगी इस बॉल की, जितनी यहाँ एनर्जी ए पॉइंट पर होगी उतनी ही एनर्जी क्या होगी, बी पॉइंट पर होगी। तो इसका मतलब इट इज़ बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम कहेंगे टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी पॉइंट। अब ए पॉइंट पर एनर्जी किस किस की कॉरेस्पॉन्डिंग है, हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, और क्योंकि स्पीड है तो काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी। तो हम लिखेंगे हाफ mv² प्लस इस वर्टिकल हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी mgh। अब बी पॉइंट पर, बी पॉइंट का वर्टिकल डिस्टेंस इस पॉइंट से कितना है, ये डिस्टेंस नहीं देखेंगे, हम देखेंगे इसका वर्टिकल डिस्टेंस। ये वर्टिकल डिस्टेंस है r, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, mgr। क्या इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी होगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट से बॉल वापस आएगी, राइज करके वापस तभी आएगी जब इस पॉइंट पर स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी बॉल की। अगर इसकी स्पीड 0 नहीं होगी, इट कैन नॉट कम बैक, सो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। दिस इज द बेसिक
कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर आपको समझना है। इफ इट इज क्लियर नाउ यू कैन डू इट। दोबारा देखिए, इस पॉइंट पर जितनी एनर्जी है वो कहाँ कन्वर्ट हो रही है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। अब यहाँ पर हमें सिंप्लीफाई करना है, निकालना क्या है हमें, v की वैल्यू। तो रीअरेंज कीजिए, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी आर माइनस, इसको इधर ले जाके मैंने एम जी कॉमन किया, आर माइनस एच, एम से एम कैंसिल, तो वी स्क्वायर हो गया 2g आर माइनस एच। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2g आर माइनस एच। यानी अगर इस न्यूमेरिकल में आपके पास आर और एच की टर्म्स में वैल्यू है तो यहाँ पर वेलोसिटी इस टर्म में आएगी। अगर रेडियस और एच गिवन होती तो डायरेक्ट वैल्यू भी आ जाएगी। सो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ क्या यूज हुआ, दैट वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट दैट टोटल एनर्जी एट एवरी पॉइंट रिमेन टू बी सेम, रिमेन टू बी कंजर्व्ड। Now after this, let me take another numerical. A ball falls under gravity from a height of 10 meter with an initial downward velocity v. एक बॉल किसी हाइट से फॉल कर रही है जिसकी डाउनवर्ड वेलोसिटी गिवन है v. It collides with the ground and loses half of its energy. यानी कि एक बॉल को आप एज्यूम करो कि ग्राउंड पर हिट करने के बाद फर्दर रीबाउंड हो गई, लेकिन बाउंड करते टाइम देन राइजेस बैक टू सेम हाइट, लेकिन उस केस में ये सेम हाइट तक जाती है, लूजेस हाफ ऑफ इट्स एनर्जी एंड देन राइजेस बैक टू सेम हाइट। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, यानी हमें इस u की वैल्यू बतानी है जिस वेलोसिटी से वो बॉल नीचे मूव की, हाइट 10 मीटर की हाइट को कवर किया। नाउ अ बॉल फॉल्स अंडर ग्रेविटी फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर, इनिशियल स्पीड गिवन है u। अब क्या बताया कि बॉल जब ग्राउंड पर आती है, मान लो इस पॉइंट तक आने तक इसकी एनर्जी हो गई इवन, और कोलाइड करने के बाद यहाँ वापस आती है तो एनर्जी क्या बोला है, हाफ एनर्जी लॉस हो जाता है, यानी एनर्जी 50% ऑफ इवन रह जाती है। यानी यहाँ पर एनर्जी इवन, वापसी आते हुए एनर्जी हो गई 50% ऑफ इवन। बस यही पॉइंट समझना है, इसी के कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन फ्रेम करनी है। अगर ये इक्वेशन फ्रेम करनी आपको आ जाएगी देन यू कैन इजीली सॉल्व इट। So first of all, before observing, before just watching its solution, just pause the video, try yourself. Simply it is based again upon the conservation of energy. See देखिए, तो अगर हम ये कहते हैं कि इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी ड्यू टू हाइट h, इस पॉइंट पर एनर्जी कितनी है, एनर्जी तो हमारे पास कांस्टेंट रहेगी मोशन में हर पॉइंट पर। तो हम कह रहे हैं कि मान लो a पॉइंट पर इसकी एनर्जी कितनी है। देखिए इस पॉइंट पर क्योंकि इस हाइट की वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो मैं इसे लेती हूँ mgh, और यहाँ से हम बॉडी को नीचे थ्रो कर रहे हैं, यानी यहाँ इनिशियल स्पीड एग्जिस्ट करती है, तो वो है हाफ एम यू स्क्वायर। यानी इनिशियल एनर्जी ए पॉइंट पर कितनी है, u। एनर्जी हर पॉइंट पर सेम रहती है, कंजर्व रहती है। अब बी पॉइंट पर आने के बाद, यानी आप कहेंगे आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, क्या हो रहा है, एनर्जी का 50% लॉस हो रहा है, हाफ एनर्जी रह जाती है। तो 50% कह लो, या अगर हम कह दें हाफ ऑफ इवन, एक ही बात है ना, मैंने ये पॉइंट अपने आप ले लिया। एक्चुअली मैं इसको 50% ऑफ इवन बोलूँ या हाफ ऑफ इवन, दोनों एक ही बात है। क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट में क्या दिया है कि कोलाइड विद अ ग्राउंड एंड लूजेज हाफ इट्स एनर्जी, तो डायरेक्टली E2 को मैं E1 का हाफ ले सकती हूँ। अब बस हमें वैल्यू पुट करनी है E2 की, यानी इस पॉइंट पर आने के बाद अब इसमें जो एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू mgh। क्यों, क्योंकि उसे सेम हाइट तक राइज करना है। अब जब सेम हाइट पे राइज करेगा तो इस पॉइंट पर आके क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, नहीं होगी। ये पॉइंट समझना है। देखो बॉडी जब इस पॉइंट तक राइज करेगा, राइज करने के बाद वापस आएगी, यानी इस पॉइंट पर बॉडी की स्पीड 0 हो गई, तभी तो ये फॉल करेगी। यानी जब ये ऊपर जा रहा है और ए पॉइंट पर जाके रुकेगा तो इस पॉइंट पर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करेगी, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। अब E1 की वैल्यू पुट कीजिए, mgh प्लस हाफ mu स्क्वायर। तो ये हो गई इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 2 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 2mgh, m कॉमन ले लें, ये हो गया gh प्लस u स्क्वायर बाय 2।
m से m कैंसिल। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, तो हम क्या करें, 2gh इक्वल टू gh प्लस यू स्क्वायर बाय 2। निकालनी क्या है हमें, u की वैल्यू। अब gh को इधर ले जाएंगे तो आएगा 2gh माइनस gh इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2। तो ये हो गया gh इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2। तो यू स्क्वायर क्या हो गया 2gh और स्पीड क्या हो गई अंडर रूट ऑफ 2gh। g हम 10 ले लेते हैं या 9.8 जो भी आप लेना चाहें। h की वैल्यू 10 मीटर गिवन है, तो मैंने 9.8 इसलिए लिया है क्योंकि देखिए यहाँ जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है अंडर रूट ऑफ 98 इंटू 2 आता है 196, जो कि 14 का स्क्वायर होता है। अगर आप 10 लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 200 आ जाता है, तो अंडर रूट ऑफ 200 को आप सॉल्व कर लेते हैं। सो इस न्यूमेरिकल में बेसिक पॉइंट जो आपको समझना है, दैट एनर्जी ऑन हिटिंग द ग्राउंड इट बिकम हाफ ऑफ E1। सेकेंड पॉइंट कि जब ये राइज कर रहा है तो इस हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी लेगा, काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करेगी, जिसकी वजह से एनर्जी होगी mgh प्लस 0। Now coming to next numerical. This numerical is based upon spring. So here we will study the concept, we will use the concept of elastic potential energy. So here the spring shown in the figure has a force constant of 24 Newton per meter. The mass of the block attached to the spring, this mass of the block is 4 kilogram. Initially the block is at rest, सबसे पहले रेस्ट पर ही है, एंड स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड, नॉर्मल पोजीशन में है, जिसका ये एंड आपका रिजिड सपोर्ट पे और यहाँ इसकी नॉर्मल लेंथ के कोरस्पॉन्डिंग ब्लॉक को रखा गया। अब क्या कह रहे हैं, द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शन इज नॉट टेकन इफ अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, यानी अब हॉरिजॉन्टल फोर्स फिगर के अकॉर्डिंग 10 न्यूटन गिवन है, इट इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ब्लॉक when it has been moved through a distance of 0.5 मीटर। यानी इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में अगर ये ब्लॉक 0.5 मीटर मूव करता है, देन इस ब्लॉक की स्पीड कितनी होगी। Now this figure has been shown here. As per the figure, mass of the block attached it is 4 kilogram. Horizontal force applied is 10 Newton. And force constant of the spring, that is K, is given to be 24 Newton per meter. अब देखिए हमें क्या गिवन है, now the block is initially at rest, लेकिन फिर इसके ऊपर फोर्स लगा 10 न्यूटन का। जब ये 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो क्या हो रहा है कि ये ब्लॉक कुछ डिस्टेंस मूव करता है और वो डिस्टेंस कवर्ड हो गया 0.5 मीटर। तो आपको ये बताना है कि जब ये फोर्स लगाया तो इस ब्लॉक की स्पीड क्या होगी। देखिए जब हमने फोर्स लगाया तो वर्क डन बाय दिस फोर्स कैसे यूज हुआ, इसने इस ब्लॉक को मोशन दिया और इस स्प्रिंग के अंदर स्ट्रेचिंग हो गई, यानी इसकी अपनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो वर्क डन, यही मेन पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द की पॉइंट ऑफ दिस न्यूमेरिकल। वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन विल प्रोवाइड गेन इन काइनेटिक एनर्जी टू द ब्लॉक, क्योंकि इसको मोशन दे रहे हैं ना, गेन इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो गया ब्लॉक मोशन में आ गया, गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। किसकी पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग की। तो अब यहाँ पर वर्क डन कितना होगा, F इंटू एक्स, यानी ये इसका की पॉइंट है। ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, ये इक्वेशन समझ आनी चाहिए कि जो वर्क डन कर रहा है कौन, एक्सटर्नल फोर्स, इसकी वजह से इसको मोशन मिला ब्लॉक का, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और इस स्प्रिंग में इलास्टिक एनर्जी में गेन हुआ। तो अब यहाँ पर वर्क डन हुआ F इंटू एक्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक हो जाएगी हाफ m v स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हो गई हाफ k x स्क्वायर। तो बस अब हमें निकालना क्या है, v गिवन पैरामीटर्स हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं। फोर्स है 10 न्यूटन एंड x इज 0.5, मास इज 4 किलोग्राम, वेलोसिटी अननोन। पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, k की वैल्यू 24, x इज 0.5 स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा
2v square plus further 12 into 5/10 into 5/10, तो ये हो जाएगा 3, यानी ये हो गया 5 इक्वल टू 2v square plus 3. See, this is all calculation. I have simplified it so that you will not get confused. तो अब यहाँ से 3 इस साइड आएगा तो 5 minus 3 2 इक्वल टू 2v square. तो v square 1. अब स्क्वायर रूट लेंगे तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड. प्लस माइनस 1 होगी, पर हम स्पीड की बात कर रहे हैं कि कितनी स्पीड मिली, तो यहाँ पर अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं प्लस माइनस 1, लेकिन क्योंकि हम स्पीड का मैग्नीट्यूड सिर्फ बात करते हैं वेलोसिटी की, तो हम यहाँ पर ले रहे हैं +1 मीटर पर सेकेंड. यानी ब्लॉक को आगे की डायरेक्शन में कितनी स्पीड गेन हुई 1 मीटर पर सेकेंड. Now next question, I am taking this last question. See, again I am taking the numerical on spring. Two blocks A and B are connected to each other as shown figure. This is block A and this is block B. The pulley is frictionless and spring are massless. ये जो spring लिया है हमने, ये spring और ये जो हमारी string है, ये दोनों हमने massless लिए. Now block B slide over the horizontal top surface of stationary block. यानी ब्लॉक B इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे स्लाइड करता है, एंड ब्लॉक A दैट वाज वर्टिकल स्लाइड्स अलोंग वर्टिकल साइड एट C. यानी एक बड़ा ब्लॉक है जिसके ऊपर ब्लॉक B है और पुली की हेल्प से ब्लॉक A साइड में स्प्रिंग से लटका हुआ है, बोथ विद द सेम यूनिफॉर्म स्पीड. यानी दोनों ब्लॉक्स जो हैं सेम स्पीड से स्लाइड कर रहे हैं. Spring constant of spring is 1960 Newton per meter and coefficient of friction between B and C is 0.2. Here surface, जिस surface के ऊपर block B रखा है उसके बीच का block और surface के बीच में coefficient of friction given है 0.2. If mass of block is 2 kilogram, that means block A, this is where they are talking about mass of block A is 2 kilogram. Calculate mass of block B and energy stored in the spring. See, this is very important point we are discussing here. Here this block A is connected to spring and this is passing over frictionless pulley which is connected to string to another block B, and this block B is placed over this block C. We have to calculate mass of this block B and energy stored in the spring. यानी एक हमें एनर्जी निकालनी है, एक इसका हमें मास निकालना है जो कि अननोन है. तो सबसे पहले हम क्या क्या पॉइंट्स गिवन हैं उस पर वर्क करते हैं. मास ऑफ ए इज गिवन, तो यहाँ पर अगर हम ये कहते हैं कि ये स्प्रिंग है और ये ब्लॉक ए है तो इसका मास 2 किलोग्राम है, तो 2 इंटू जी यानी इस पर लगने वाला फोर्स डाउनवर्ड होगा और इसके इन्फ्लुएंस में रिएक्शन में इसमें स्ट्रेचिंग होगी तो इसमें टेंशन टी. कहीं पर भी हमने स्प्रिंग और स्ट्रिंग का मास नहीं लिया है तो सब पॉइंट पर यहाँ पर टेंशन सेम ही रहेगी. दूसरा पॉइंट क्या दिया है कि ये ब्लॉक ए और ये ब्लॉक बी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहे हैं. जब दोनों यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहे हैं तो दोनों ही केस में एक्सीलरेशन क्या होगा, 0 होगा. ये हमें कंक्लूजन पॉइंट है जो हमने स्टेटमेंट से गेन किया है. अब स्प्रिंग कांस्टेंट हमें जो स्प्रिंग का गिवन है वो गिवन है 1960 न्यूटन पर मीटर, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस किस के बीच में, देखो ये सरफेस टॉप सरफेस ऑफ सी एंड बॉटम सरफेस ऑफ बी, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है. तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में कितना गिवन है 0.2. इसका मतलब ये ब्लॉक यूनिफॉर्म स्पीड से इधर जाएगा तो करस्पॉन्डिंगली इसमें फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लगेगा. जब इसमें फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रहा है और ये स्ट्रेस कंडीशन में है तो यहाँ पर टेंशन कहाँ लगेगा, आगे की तरफ. तो सबसे पहले गिवन पैरामीटर्स के टर्म्स में क्या क्या हमें गिवन था हमने फाइंड कर लिया. रिपीट कर रही हूँ, ब्लॉक ए का मास 2 किलोग्राम है तो इस पर लगने वाला वेट डाउनवर्ड, उसकी रिएक्शन टेंशन सेम होगी सभी पॉइंट्स पर. क्यों सेम होगी, क्योंकि स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग मासलेस है. दूसरा पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक बी और सी के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है तो इसका मतलब यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा. अब हमारा काम है इक्वेशंस ऑफ मोशन बनाना. सबसे पहले हम ब्लॉक ए के लिए करते हैं.
ब्लॉक ए पर देखो, ये मूव तो कर रहा है लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड से, तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। सो ए के केस में एक्सेलरेशन 0 है, तो बेसिकली इक्वेशन क्या बनेगी, 2g माइनस टी इक्वल टू 2 इंटू ए। एक्चुअली इक्वेशन यही बनेगी ना, क्योंकि सिस्टम नीचे जा रहा है तो वेट ज़्यादा है, 2g माइनस टी इक्वल टू 2 इंटू ए। क्योंकि एक्सेलरेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 0 है, तो क्या कहेंगे, 2g इक्वल टू टी, यानी टेंशन स्ट्रिंग में हो गई 2 इंटू दैट इज यू कैन टेक 9.8, ये कम्स आउट टू बी 19.6 न्यूटन। इट शुड बी टी मस्ट बी इक्वल टू दिस, आई हैव पुट कॉमा हियर। सी, यहाँ पर आप 10 भी पुट कर सकते थे, लेकिन 10 करके भी आप करते तो वो 20 न्यूटन आंसर आ जाता। अब हम लेते हैं 4 ब्लॉक बी। अब फिगर देखिए, इस फिगर में इस ब्लॉक के ऊपर लगने वाले फोर्सेस देखिए, मैं दोबारा से बनाती हूँ कि ये ब्लॉक बी है, इस पर ये वाला फोर्स टेंशन फर्दर फॉरवर्ड और फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड। सिस्टम इधर जा रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो इक्वेशन क्या बनेगी, इसका मास हमें निकालना है, वेट हम ले लेते हैं mg, मास हो गया m। तो अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, t माइनस एफ इक्वल टू m इंटू ए, जो कि 0 होगा। तो टेंशन किसके इक्वल हो गई, फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल हो गई। टेंशन किसके इक्वल हो गई, फ्रिक्शन फोर्स। अब आती है बात कि फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। फिगर में देखिए, वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, तो इसका रिएक्शन क्या होगा, अपवर्ड। और इस फिगर के अकॉर्डिंग रिएक्शन आर विल बी इक्वल टू mg, क्योंकि वर्टिकल फोर्सेस तो बैलेंस करेंगे, रिएक्शन विल बैलेंस विद द वेट। तो अब फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू आर, यानी म्यू एम जी। अब इस फ्रिक्शन फोर्स को मैं यहाँ पुट करती हूँ, टी इक्वल टू म्यू एम जी। तो अब टेंशन हमने यहाँ फर्स्ट इक्वेशन ये निकाला है टेंशन। फ्रिक्शन फोर्स में हमें क्या क्या गिवन है, मास हमें निकालना है ब्लॉक का, म्यू हमें गिवन है, जी हमें मालूम है। तो सब्स्टिट्यूट करें वैल्यूज। तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, टेंशन इज 19.6, फ्रिक्शन फोर्स इज म्यू एम जी, जिसमें म्यू की वैल्यू है 0.2, मास अननोन है, और जी की वैल्यू फर्दर है, क्योंकि हमने 9.8 लिया है तो अब 9.8 ही रखेंगे। एक न्यूमेरिकल में अगर आपने न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी 10 पुट की है तो सब पॉइंट पर 10 रखेंगे, अगर 9.8 रखी है तो वही पुट करेंगे। तो यहाँ से 19.6 इक्वल टू दिस इज 2/10 m इंटू 9.8। यहाँ से अगर हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं तो सिंप्लीफाई करें तो मास कितना आ गया, यहाँ से मास हो गया 10 किलोग्राम। देखिए कैलकुलेशन पार्ट है, सिंप्लीफाई किया हमने, मास ऑफ द ब्लॉक आ गया हमारे पास, बी ब्लॉक का मास 10 किलोग्राम, यही पूछा था। तो हमने सिंपली क्या किया, यहाँ पर हमने यहाँ पर इक्वेशंस यूज किया। अब निकालना क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, स्प्रिंग की एनर्जी क्या होती है, हाफ kx²। तो बस k गिवन है आपको 1960 न्यूटन पर मीटर, और x एक्सटेंशन, हाँ x हमें नहीं मालूम है, अब हमें x भी निकालना पड़ेगा। क्यों, अब कहेंगे आप एक्सटेंशन की बात कैसे आ गई। देखिए ये स्प्रिंग है, मैंने दोबारा डायग्राम बनाया है, ये मास लगाया है। अब अगर 2 किलोग्राम मास लगेगा, आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं, अगर घर में कोई टॉय स्प्रिंग हो, उसके नीचे थोड़ा सा वेट लगाएंगे तो क्या होगा, स्लाइटली एक्सटेंशन होगा ना वायर में, मान लो इतना सा एक्सटेंशन हुआ, इस वेट के इन्फ्लुएंस में थोड़ा सा एक्सटेंड कर जाएगा। तो ये जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड हुआ है तो ये किसके इक्वल होगा, दैट मीन्स टी इज इक्वल टू kx। ये एक्सटेंशन क्यों हुआ है, क्योंकि स्ट्रेचिंग के अंडर हुआ है, जो टेंशन हमने निकाली है दैट इज अंडर इट्स वेट, तो वेट के इन्फ्लुएंस में स्ट्रेचिंग हो गई है। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली ये t किसके इक्वल है, 2 इंटू जी। हम kx इक्वल टू 2g भी रख सकते हैं, जो कि बेसिकली टेंशन ही है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेप जो हमने किया था, हमने यहाँ निकाला था 2g माइनस टी, 2g इक्वल टू टी। चाहे आप ये रख दो या डायरेक्टली हम यहाँ पर कह दें कि क्योंकि इस पर लगने वाला, स्प्रिंग पे लगने वाला फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स भी तो इधर ही होगा ना, तो यहाँ पर ये जो फोर्स होगा वो कितने के इक्वल होगा, वेट से बैलेंस, इसी के अंदर एक्सटेंशन हो रही है। तो टेंशन इज इक्वल टू kx। तो यहाँ पर k गिवन है, x निकल आएगा 2g अपॉन k।
तो 2g की वैल्यू हो गई 19.6, k गिवन है 1960, तो आई थिंक वी कैन सॉल्व इट। अब ये कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ गया 1/100 मीटर, x की वैल्यू आ गई 1/100 मीटर। अब सिंप्लीफाई हो गया। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, बस हमें वैल्यू पुट करनी है, तो ये सिंप्लीफाई हो गया। u हो जाएगा हाफ 1960 इंटू 1/100 इंटू 1/100। तो आप इसे सॉल्व कीजिए, तो ये क्या आ गया पॉइंट, इट इज़ योर 0.0, क्योंकि 1000 हो गया ना, 0.098 जूल। सो दिस इज द न्यूमेरिकल। थोड़ा सा लेंदी है, पर एक बार रिव्यू कर लेते हैं हम इस न्यूमेरिकल को, सारे स्टेप्स, सो दैट इट विल गिव यू क्लैरिटी। तो सी एज पर दिस मेन पॉइंट जो हमें इसमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले ब्लॉक ए एंड बी सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन 0 होगा। पहला एक ही पॉइंट जो रिटेन करना है। फिर इन पर लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं, यहाँ पर टेंशन T, यहाँ पर भी टेंशन T। सेम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इसमें किसी का भी मास कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अब ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, तो फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट लगेगा, दिस F। अब हमने इक्वेशन बनाई फॉर ब्लॉक ए पर लगने वाले फोर्स क्या हो गए, क्योंकि T इक्वल टू वेट के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास टेंशन आ गई। अब ब्लॉक बी पर देखिए, ब्लॉक बी में आपके पास जो फोर्स लगेंगे टेंशन माइनस नेट फोर्स क्या होगा, टेंशन माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि 0 के इक्वल है। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है, सिस्टम यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। अब फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल होगा, म्यू इंटू आर रिएक्शन दैट इज वेट, तो यहाँ से हमारा टेंशन इसके इक्वल आ गया। अब यहाँ पर सारी वैल्यूज हमें गिवन है, और इन वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करके हमने फाइंड किया मास ऑफ ब्लॉक बी, जो कि टॉप सरफेस पे था। अब हमें क्या निकालना है, एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग की एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स तो हमें पता ही नहीं। इसका मतलब जब स्प्रिंग वेट के इन्फ्लुएंस में हैंग होता है, तो उसके इन्फ्लुएंस में इसमें कुछ एक्सटेंशन हो जाती है, तो ये एक्सटेंशन निकालना पड़ेगा। अब ये एक्सटेंशन किसके अंडर हुई है, टेंशन के अंडर, या ये कहें इसके वेट के अंडर। तो यहाँ लगाइए T इक्वल टू kx, जिससे एक्सटेंशन मिली। अब हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंट न्यूमेरिकल्स. We have covered different kind of numericals. So now practice all these numericals, but do a few more numericals on this basis. If you will cover more numericals on it basis, then it will give you confidence, it will give you clarity how to solve the statement. Students, basically don't get confused with the statement. Go through the statement 2 times, 3 times and find out what is the given parameter and what we have to find. पहले इन दोनों को सेपरेट कीजिए, फिर पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स को देखिए हम क्या कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या कॉन्सेप्ट हमारा यूज हो सकता है. Only then you will get confidence. Thank you. Have a nice day.